आज हम लोग उसके आगे करेंगे, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री का। और 2 क्लास लगेगा आज मिला के, ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा। तो बिल्कुल थियोरेटिकल चैप्टर है, एक बार एनसीईआरटी से तुम लोग रीड कर लेना, उसके बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो डायरेक्ट। तो आज हम लोग इसके आगे स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन हो गया था लास्ट क्लास में, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे इसका प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉरी प्योरिफिकेशन है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो एक्चुअली में देखो, जब कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन होता है तो ये हम लोग लियोफोबिक की बात कर रहे हैं, जो स्टेबल खुद नहीं होते हैं, ठीक है। लियोफिलिक वाला तो वो तो ऑलरेडी स्टेबल होता है, सिंपली मिक्स कर दोगे तो वो प्रिपेयर्ड हो जाता है। बट जब लियोफोबिक सोल को प्रिपेयर किया जाता है तो उसमें बताया था कि ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल मतलब तो ये अपने आप स्टेबल नहीं रहेगा। उसमें देखोगे कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं, वो धीरे धीरे नीचे सेटल करने लगता है, तो वो उसको बोलते हैं हम लोग अनस्टेबल। एक्चुअली में उसको स्टेबलाइज करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है ताकि वो स्टेबल रहे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट का क्वांटिटी जो है ना, वो बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में होना चाहिए। अगर वो इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा रहेगा, ठीक है, ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, वो उसको कोगुलेट करने लगेगा, ठीक है, मतलब प्रेसिपिटेट बनाने लगेगा। इसलिए एक मिनिमम इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन ही होना चाहिए, अमाउंट उसका मिनिमम ही होना चाहिए। बाकी जो एक्सेस में इम्प्योरिटीज हैं, जो एक्सेस में इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे, उसको हम लोग इम्प्योरिटीज की तरह ट्रीट करेंगे, तो वो फिर उसको प्रेसिपिटेट करने लगेगा। इसलिए उन एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट को इससे बाहर किया जाता है। तो उसी प्रोसेस को यहाँ पे बोला जाता है प्यूरिफिकेशन, ठीक है। तो प्यूरिफिकेशन ऐसे डिफाइन करते हैं हम लोग कि द प्रोसेस यूज्ड, ठीक है, ऐसे लिख लेना। और reducing the amount of impurities, जो एक्चुअल में डिजॉल्व इम्प्योरिटीज इसमें रहते हैं, डिजॉल्व इलेक्ट्रोलाइट जो होगा उसको हमको इम्प्योरिटीज की तरह ट्रीट करना है और उसको हम लोग रिमूव करते हैं उससे। तो रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज टू ए रिक्विसाइट अमाउंट, मतलब जितना हमको जरूरत है उतना ही रिक्विसाइट मिनिमम, ठीक है, जितना मिनिमम से मिनिमम हमको जरूरत है उसको स्टेबलाइज करने के लिए बस उतना ही रहेगा। बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको रिमूव करना है वहां से, ठीक है। तो इसी रिमूवल के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्यूरिफिकेशन, इज नोन एज प्यूरिफिकेशन, ठीक है। अब प्यूरिफिकेशन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कोलॉइड को प्यूरिफाई करने के लिए। जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज है, मतलब डिजॉल्व इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, जो इम्प्योरिटी की तरह रहते हैं, उसको रिमूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहला जो फॉलोइंग मेथड्स यूज किया जाता है, ठीक है, फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड। उसमें देखोगे सबसे पहला जो मेथड है ये बोला जाता है डायलिसिस मेथड, डायलिसिस। तो डायलिसिस मेथड इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे वाटर लिया जाता है, इसमें हम लोग एक बीकर ले लिए, वाटर है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे यहाँ से, ठीक है, इनलेट है ये बना हुआ, इसमें पूरा वाटर है और बीच में यहाँ पे इस टाइप में यहाँ पे कोलॉइड हम लोग लेते हैं, ठीक है, और इसको एक मेम्ब्रेन में रखा जाता है। ये जो इसका आउटर सरफेस है ना, आउटर सरफेस जो है ये डायलाइजिंग मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं, ठीक है, डायलाइजिंग मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे एक्चुअली ये क्या है, ये डायलाइजिंग मेम्ब्रेन जो है ना, ये किसका बना हुआ है, एनिमल मेम्ब्रेन का बना हुआ है, ठीक है, या फिर जो हम लोग प्लांट का मेम्ब्रेन यूज करते हैं उसका बना हुआ है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो यूज करते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए, ठीक है। और इसके अंदर जो है कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ये सारे कोलाइडल पार्टिकल्स यहाँ हैं। तो इस इम्प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इम्प्योर
कोलाइडल पार्टिकल्स हैं ये, कोलाइडल सॉल्यूशन है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस में प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, आसानी से इलेक्ट्रोलाइट का जो उसके पार्टिकल साइज होते हैं बहुत ही छोटा होता है इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह रहता है। डिजॉल्व है तो ट्रू सॉल्यूशन हो गया, तो मतलब वो आसानी से क्या हो सकता है कि फिल्टर पेपर या फिर जो एनिमल मेम्ब्रेन हम लोग यूज किए हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज किए हैं, आसानी से उससे इधर उधर कर सकता है, आसानी से उससे मूवमेंट हो सकता है इसका। तो जो यहाँ पे इसके अंदर जो डिजॉल्व इलेक्ट्रोलाइट होता है एक्सेस में जो प्रेजेंट है, वो क्या होगा, इस सेमी मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकल जाता है और वो वाटर में आ जाता है। और जिसकी वजह से इसमें जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है इलेक्ट्रोलाइट का, जितना जरूरत होना चाहिए मिनिमम, उतना ही रहेगा। जो एक्सेस में इलेक्ट्रोलाइट है वो सारा इस मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकल के ये वाटर में आ जाता है। तो इससे क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ये प्यूरिफाई हो जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये जो पूरा apparatus यूज के, इस apparatus इसी प्रोसेस को डायलिसिस बोला जाता है, ठीक है। डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है और ये वाटर है यहाँ पे, और इसके अंदर ये जो है ये सोल पार्टिकल है, मतलब कोलाइडल के पार्टिकल्स हैं। और ये जो पूरा apparatus यूज किया गया है इसको हम लोग डायलाइजर बोलते हैं, ठीक है। तो यही पूरा प्रोसेस जो है ये क्या कहलाता है। तो जो एक्सेस इम्प्योरिटीज हैं, जो एक्सेस डिजॉल्व इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, पानी में आ जाएगा, और बाकी जो बच गया वो हमारा प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन इसके अंदर बचा हुआ रह जाएगा। क्योंकि कोलाइडल के पार्टिकल्स तो वो इतने बड़े साइज के होते हैं, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इसका पार्टिकल साइज बड़ा होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाएगा। आयंस जो उसमें डिजॉल्व थे वो सारा बाहर निकल जाएगा जो एक्सेस में प्रेजेंट था, ठीक है। तो इससे ये प्रोसेस जो है प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डायलिसिस। और जो अपैरेटस यूज किए हम लोग, इस पूरे अपैरेटस को डायलाइजर बोला जाता है, ठीक है। ये जो अपैरेटस यूज किए इसको डायलाइजर बोला जाता है। तो ये पहला प्रोसेस हो गया डायलिसिस। इसी का दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोडायलिसिस, ठीक है। बस सेम ही चीज है, लेकिन यहाँ पे जो ओरिजिनल जो नॉर्मल डायलिसिस मेथड होता है ना, वो बहुत ही स्लो होता है, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे वो होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो उसी में अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, दो इलेक्ट्रोड अप्लाई करके अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या होगा, ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पे इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए क्या किया जाता है, दो इलेक्ट्रोड कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। सेम है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है, इसमें वाटर था यहाँ पे, इसमें प्योर जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है। और इसके दोनों साइड यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा दिया गया, दो मेटल रॉड लगा दिया गया, एक को कनेक्ट कर दिया गया पॉजिटिव से और दूसरे को कनेक्ट कर दिया गया नेगेटिव से, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लो, ठीक है, इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे ये इनलेट है पानी का। अब क्या होगा, ये अगर, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, बाकी सारा चीज सेम ही है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल जो डायलिसिस था वो बहुत ही स्लो था, लेकिन अब यहाँ पे अगर हम लोग कैथोड और एनोड दो अलग अलग चीज बना दिए, ठीक है, दोनों साइड अगर हम लोग दो चार्ज अप्लाई कर दिए, दो इलेक्ट्रोड, ठीक है, एक को पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी से लगा दिए, दूसरे को नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी से। अब क्या हो गया, ये जो आयंस है ना, डिजोल्व आयंस, अब ये बहुत ही फास्ट निकलेगा, ये आयंस निकलेगा। और वो क्या होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, कैटायन जो होता है, वो नेगेटिव की तरफ, कैथोड की तरफ मूव करेगा, और जो नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं, जो अनायंस हैं, वो एनोड की तरफ, मतलब पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। तो इससे ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, ये फास्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जो पॉजिटिव वाला है, जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, वो पॉजिटिव चार्ज आयंस इसकी तरफ मूव करेगा, और जो नेगेटिवली चार्ज आयंस थे, माइनस वाला आयंस, वो इसकी तरफ मूव करेगा। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल प्रोसेस था वो बहुत ही स्लो था, तो इस प्रोसेस को ये बहुत रेट जो है, इसका रेट ऑफ जो प्रोसेस हो रहा था, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट कर देता है इसको, ठीक है। तो इससे आयंस जो है, डिजॉल्व आयंस, वो आसानी से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू निकल के रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जाके डिस्चार्ज होते जाएंगे। तो इससे ये प्रोसेस जो है तुरंत फास्ट
तुरंत कंप्लीट हो जाएगा और ये प्रोसेस का रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोडायलिसिस, मतलब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करके कोलोइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस का ये जस्ट मॉडिफिकेशन है। जो नॉर्मल डायलिसिस मेथड था उसी को जस्ट मॉडिफाई किया गया इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करके, ताकि ये प्रोसेस और भी फास्ट हो जाए। तो ये सेकंड हो गया इलेक्ट्रोड डायलिसिस। इसमें देखना एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, तो एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो बस यही है इसमें, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। और इसमें तीसरा जो प्रोसेस होता है ना, थर्ड, ये होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो एक्चुअली देखो, ये भी कोलोइडल पार्टिकल को सेपरेट करने का ही है, मतलब सॉल्युबल जो उसमें आयंस, जो सॉल्युबल आयंस प्रेजेंट होते हैं उनसे सेपरेट करेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन को, जैसे बाकी सारे प्रोसेस में कर रहे थे। तो एक्चुअली जो नॉर्मल फिल्टर पेपर यूज करोगे, नॉर्मल फिल्टर पेपर का पोर्स जो है इतना ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, बहुत हाईली पोरस होता है, वो पोर्स इतना ज्यादा बड़ा है कि उससे डिजॉल्व्ड आयंस तो बाहर निकलेंगे ही, कुछ कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन भी बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका पोर्स बहुत ही सिग्निफिकेंटली बड़ा होता है। तो पोर्स बड़ा होने के कारण क्या होता है कि डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज के साथ साथ कुछ कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स भी बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो उसको वो उसके पोर्स को ब्लॉक करने के लिए, उसके पोर्स के साइज को छोटा करने के लिए उसमें कुछ केमिकल्स अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो वो केमिकल जो अप्लाई किया जाता है ना, तो वो कुछ कुछ मिक्सचर होता है, ठीक है, कि अप्लाई करने पे उसका पोर्स जो होता है ना, उस पोर्स का साइज जो होता है फिल्टर पेपर का, वो सिग्निफिकेंटली बहुत ही ज्यादा सर आवाज नहीं आ रहा।
हेलो हेलो। यस सर। अभी आ रहा है आवाज? कितने देर से गायब हाँ था? सर, 5-7 मिनट। 5-7 मिनट से गायब था? हाँ सर। यस सर। अरे स्क्रीन भी नहीं दिख रहा था क्या? स्क्रीन दिख रहा है सर, बट आपका आवाज़ नहीं आ रहा था। अच्छा चलो ठीक है, 1 मिनट रुको। अभी आ रहा है आवाज? ये होस्ट शेयर करो तो। अरे यार कृष्णा होस्ट शेयर करो। चलो ठीक है। अभी दिख रहा है? बताओ। हाँ सर। यस सर। आवाज भी आ रहा है? हाँ सर। ठीक। कहाँ तक तुम लोग सुने थे बताओ? कौन सा प्रोसेस तक सुने थे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं सुने? यहाँ तक इलेक्ट्रोडायलिसिस तक सुने थे? आवाज आया था यहाँ तक? बताओ जल्दी। हेलो। सर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन था, आया अल्ट्रा था वो। फिल्ट्रेशन। चलो। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हाँ। द कोर्स तो ऑफ फिल्टर पेपर लिखा है ना, तब तक आया, उसके बाद नहीं। अच्छा ठीक है, यहाँ देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में एक्चुअली क्या है कि जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है ना वही यूज किया जाता है। तो नॉर्मल फिल्टर पेपर के पोर्स इतने ज्यादा बड़ा साइज का होता है, इतना बड़ा साइज का होता है कि उसमें जो डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज हैं वो तो बाहर निकलेगा ही उससे, बट उसमें कुछ कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स भी उसके पोर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। तो उसमें तो प्योरली वो प्योरीफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोलाइडल भी अगर बाहर आ गया तब तो फिर कोई मतलब ही नहीं हुआ प्रोसेस अप्लाई करने का। तो उसको क्या किया जाता है, कुछ केमिकल अप्लाई करके फिल्टर पेपर के पोर्स को रिड्यूस किया जाता है। तो वो जो केमिकल अप्लाई करते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं कोलोइडॉन सॉल्यूशन। ये जो कोलोइडॉन सॉल्यूशन है तो उसका यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ये कोलोइडॉन सॉल्यूशन है। नॉर्मल जो कोलोइडॉन सॉल्यूशन यूज किया जाता है यह है 4% नाइट्रोसेलुलोज इन ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। तो ये वाला सॉल्यूशन बनाओगे और इसमें फिल्टर पेपर को सोक कर दिया जाता है, उसमें डुबा के निकाल दिया जाता है। ठीक है। तो जैसे ही उसको सोक करके बाहर निकालोगे तो उसके ऊपर एक लेयर, इस केमिकल का लेयर चढ़ जाता है, जो क्या करेगा उसके पोर्स को सिग्निफिकेंटली बहुत ही रिड्यूस कर देता है ना। तब रिड्यूस अगर हो गया तब आसानी से उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अब उससे उस पोर से सिर्फ जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट वाला पार्टिकल्स जो डिजॉल्व था, सिर्फ वही बाहर निकल पाएगा। कोलोइडल पार्टिकल्स जो है अब बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, क्योंकि साइज उनका अब बड़ा है तो अब वो पोर्स का साइज छोटा कर दिया गया है। तो अब उससे कोलोइडल पार्टिकल्स जो है बाहर नहीं निकल पाएंगे, सिर्फ जो एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज थे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट जो था वो बाहर निकल जाएगा आसानी से। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी जो है नॉर्मल जैसे डायलिसिस प्रोसेस था उसी के तरह स्लो प्रोसेस है ये। ठीक है। और इसको फास्ट करने के लिए, जैसे डायलिसिस को फास्ट करने के लिए इलेक्ट्रोडायलिसिस किया गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करके कराया गया, उसी तरह इसको भी फास्ट करने के लिए प्रेशर अप्लाई किया जाता है। प्रेशर अप्लाई करते हैं ऊपर से ताकि प्रोसेस फास्ट हो जाए, या फिर सक्शन अप्लाई करते हैं। सक्शन मतलब क्या हुआ कि वैक्यूम क्रिएट करोगे वहां पे, तो उससे भी ये प्रोसेस जो होता है वो स्पीड अप हो जाएगा। ठीक है। तो ये टोटल
तीन मेथड यूज किया जाता है प्यूरिफिकेशन में। जो प्यूरिफिकेशन का मतलब जो एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज हैं, एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें होंगे, उसको निकालने के लिए ये सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं। पहला हो गया डायलिसिस, दूसरा इलेक्ट्रोडायलिसिस, और तीसरा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बस। तो हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं प्रोसेस, फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस, सॉरी ये प्रिपरेशन भी देख लिए कोलॉइडल सॉल्यूशन का। नेक्स्ट हम लोग प्यूरिफिकेशन भी देख लिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज है, कोलॉइडल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो प्रॉपर्टीज में एक्चुअली क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज, तो इसमें देखो सारा पॉइंट वाइज लिखते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक बार रीडिंग मारना है तुम लोगों को। ठीक है, हम सारे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस नेचर का है। ठीक है, ये ऑलरेडी तुम लोग जानते ही हो। दूसरा जो पॉइंट है इसमें, नॉन सेटलिंग नेचर का होता है। नॉन सेटलिंग मतलब इसके पार्टिकल्स जो है, कोलॉइडल पार्टिकल्स या जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं, वो नीचे जाके सेटल नहीं होगा। ठीक है, नीचे जाके सेटल नहीं होगा मतलब वो ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म में है। वो हम लोग, वो एक्चुअली ये नहीं है, सस्पेंशन नहीं है। सस्पेंशन में क्या होता है कि उसके पार्टिकल्स जो है वो नीचे जाके सेटल हो जाते हैं। अगर बहुत टाइम ड्यूरेशन तक उसको छोड़ दोगे तो क्या होता है, वो नीचे जाके सेटल हो जाता है, तो वो सस्पेंशन में होता है। लेकिन कोलॉइड में वो सेटलिंग नेचर का नहीं होता, वो नीचे जाकर सेटल नहीं होगा। ठीक है, तीसरा कि इनका डिफ्यूजन नहीं होगा। मतलब जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अगर यूज करोगे, तो जैसे ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स क्या होते हैं, आसानी से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पास कर सकते हैं, फाइन मेम्ब्रेन को पास कर सकते हैं, तो आसानी से वो डिफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है, इनका पार्टिकल साइज बड़ा होने की वजह से इनका डिफ्यूजन जो है, या डिफ्यूसिबिलिटी हम लोग बोलते हैं, वो डिफ्यूसिबिलिटी क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा इसका। ठीक है, ये आसानी से डिफ्यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है साइज। साइज तो तुम लोग पढ़े ही होगे कि इसका पार्टिकल साइज जो होता है ये कितना होना चाहिए। रेंज जो होता है इसका 1 माइक्रोमीटर से 1, कोलोइडल सॉल्यूशन में रेंज कितना होता है पार्टिकल साइज का, बताओ। 10⁻⁻6 से 10⁻⁹ मीटर, ये बताए हैं ना। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच में रेंज होता है। ठीक है, इसका डायमीटर का जो रेंज होगा 10⁻⁻6 से, पार्टिकल साइज का रेंज लिख देते हैं यहाँ पे 10⁻⁻6 मीटर से 10⁻⁹ मीटर, इस रेंज में लाई करते हैं पार्टिकल साइज। ठीक है, इसके बाद कलर, कलर ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कलर ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है, ये जरूरी नहीं है कि वो सब्सटेंस, ये कलर का फेनोमेनन एक्चुअली कैसे होता है कि देखो कोलॉइडल पार्टिकल्स के पार्टिकल साइज जो होते हैं ना, वो बड़े साइज के होते हैं। ठीक है, तो बड़ा साइज है तो वो क्या होगा कि जैसे कोई भी रेडिएशन इसको स्ट्राइक किया, तो स्ट्राइक करता है तो पार्टिकल साइज बड़ा होने की वजह से वो कुछ कुछ रेज जो है वो तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बाकी रेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो कलर का फेनोमेनन सुन पढ़े होगे ना तुम लोग। एक्चुअली कोई भी सब्सटेंस जो है वो कलर्ड, किस कलर का दिखेगा वो कैसे डिसाइड होता है, तो जिस कलर को वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, जिस रेडिएशन को वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, ठीक है, उससे जो वापस जा रहा होगा रिफ्लेक्ट होके, तो वही हमको कलर दिखता है। जैसे कोई भी सब्सटेंस जो है, अगर मान लो रेड कलर का दिख रहा है, तो वो क्यों दिख रहा है रेड कलर का, क्योंकि बाकी सारे कलर वो एब्जॉर्ब कर लिया, सिर्फ वो रेड कलर वाला जो रेडिएशन था उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, तो इसलिए हमको वो सब्सटेंस जो है वो रेड कलर का दिखता है। ठीक है, तो सारे कलर के फिनोमिनन वही है।
तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है, इसमें पढ़े होगे तुम लोग, टिंडल इफेक्ट। कोलोइडल सॉल्यूशन में याद है टिंडल इफेक्ट, सुने हो? टिंडल इफेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो टिंडल इफेक्ट में एक्चुअली है क्या, बताओ? चलो यहाँ देखो, तो टिंडल इफेक्ट में क्या है, टिंडल इफेक्ट को ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि अगर एक होमोजेनियस सॉल्यूशन, ठीक है, इफ ए होमोजेनियस सॉल्यूशन इज ऑब्जर्व्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, किसी भी होमोजेनियस सॉल्यूशन को लाइट के डायरेक्शन में ऑब्जर्व करोगे तो क्लियर दिखेगा। लेकिन अगर उसको 90 डिग्री से ऑब्जर्व करोगे, ऊपर से देखोगे, ठीक है, मतलब लाइट के डायरेक्शन में अगर देखोगे, तो लाइट के डायरेक्शन में देखोगे तो वो तो पूरा क्लियर दिखेगा, ठीक है। लेकिन जब उसको ऊपर से व्यू करोगे 90 डिग्री से, 90 डिग्री से अगर लाइट बीम का जो रेडिएशन जिस डायरेक्शन से पास हो रहा है उसके परपेंडिकुलर बिल्कुल 90 डिग्री से ऊपर से व्यू करोगे तो वो पूरा डार्क दिखेगा, ठीक है, वो ट्रू सॉल्यूशन का है। लेकिन जब कोलॉइडल सॉल्यूशन से कोई भी बीम ऑफ लाइट पास करता है तो वो स्कैटर हो जाता है, ठीक है। तो स्कैटर होता है तो उसका जो मैक्सिमम स्कैटर्ड इंटेंसिटी होता है ना, वो राइट एंगल के प्लेन में ही होता है। तो इसका मतलब अगर उसको ऊपर से भी व्यू करोगे तो ऊपर से व्यू करने पे भी वो डार्क नहीं दिखेगा, वो पूरा पाथ जो है वो विजिबल दिखेगा, ठीक है। तो उसी इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसको कि इफ ए होमोजेनियस सॉल्यूशन, ठीक है, इफ ए homogeneous solution is observed in the direction of light, ठीक है, it appears clear। डायरेक्शन ऑफ लाइट में देखोगे किसी होमोजेनियस सॉल्यूशन को तो वो क्लियर दिखेगा। बट अगर वो 90 डिग्री पे ऑब्जर्व करोगे उसको, एंड व्हेन इट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ए डायरेक्शन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट बीम, ठीक है, तो इट अपीयर्स परफेक्टली डार्क। लेकिन राइट एंगल पे व्यू करने पे परफेक्टली ये डार्क दिखता है, ठीक है। ये ट्रू सॉल्यूशन का या होमोजेनियस सॉल्यूशन का है। लेकिन यही चीज कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, बट व्हेन ए बीम ऑफ लाइट passes through colloidal solution, ठीक है, अगर वही बीम ऑफ लाइट कोलॉइडल सॉल्यूशन से अगर पास कर रहा है तो ये स्कैटर हो जाता है, क्योंकि उसके पार्टिकल साइज जो होते हैं इतने बड़े साइज के होते हैं कि वो लाइट रेस को स्कैटर कर देगा। इट इज स्कैटर्ड। और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है स्कैटरिंग का, द मैक्सिमम स्कैटर्ड इंटेंसिटी बीइंग इन द प्लेन, ठीक है, मैक्सिमम स्कैटर्ड इंटेंसिटी जो होता है वो राइट एंगल वाले प्लेन में ही लाई करता है, प्लेन एट राइट एंगल्स टू द पाथ ऑफ लाइट, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये पाथ जो है ना विजिबल हो जाता है। अब जो पाथ डार्क दिख रहा था राइट एंगल पे देखने से होमोजेनियस सॉल्यूशन में, लेकिन इस केस में कोलॉइडल सॉल्यूशन में वो पाथ जो है वो विजिबल दिखेगा हमको,
ठीक है, और इसी इफेक्ट को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। तो ये एक्चुअली जो ये इफेक्ट ऑब्जर्व किया था सबसे पहले वो फैराडे ऑब्जर्व किया था, लेकिन डिटेल में इसके बारे में स्टडी किया था कौन? टिंडल। इसलिए इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले जो ये ऑब्जर्व किया था वो फैराडे था, लेकिन इसको जो डिटेल में स्टडी किया था वो टिंडल ही था। ठीक है, इसलिए टिंडल के नाम पे ये रखा गया, टिंडल इफेक्ट। तो जो लाइट का पाथ जो विजिबल हो जाता है ना राइट एंगल पे देखेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का बहुत सारा एप्लीकेशन होता है, जैसे कि प्रोजेक्टर में जो यूज होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, डस्ट और स्मोक के पार्टिकल्स करते हैं, वो क्या करता है उस लाइट रेस को जो निकल रहा है उससे वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, उसी की वजह से वो स्क्रीन हमको विजिबल होता है। तो वो प्रोजेक्टर में भी इसका एप्लीकेशन होता है, टिंडल इफेक्ट का ही एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो ये सारे एप्लीकेशंस है टिंडल इफेक्ट के। अब टिंडल इफेक्ट में दो कंडीशंस होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है कि टिंडल इफेक्ट तभी ऑब्जर्व होगा जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, तो कौन कौन से दो कंडीशन है ये ध्यान रखना। Tyndall effect is observed only when the following two conditions are satisfied. पहला जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या है, डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल। ठीक है, is not much smaller than the wavelength of the light used। ठीक है, तो जो लाइट यूज कर रहे हैं उसका जो वेवलेंथ होना चाहिए और जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल का डायमीटर है, तो उन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन दोनों का साइज जो है ऑलमोस्ट कंपेरेबल होना चाहिए। तो पहला तो कंडीशन ये हो गया, और दूसरा कंडीशन होता है, ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा कंडीशन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस of the dispersed phase and the dispersion medium। differ greatly in magnitude। तो यहाँ पे dispersed phase और dispersion medium, इन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए ना, इन दोनों में डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस होना चाहिए, मतलब ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, तभी स्कैटरिंग पॉसिबल होगा। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट तभी ऑब्जर्व हो पाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये दो कंडीशंस अगर होंगे तभी टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो फिर टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। तो ये हो गया टिंडल इफेक्ट के बारे में। टिंडल इफेक्ट में देखोगे इसका बहुत सारा एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस दिया गया है कहाँ कहाँ पे ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एक प्रॉपर्टी कोलाइडल सॉल्यूशन का, टिंडल इफेक्ट में आ जाएगा। इसमें एक और होता है ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट ये ऑलरेडी पढ़े होगे तुम लोग। ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन का जिगजैग मूवमेंट होता है, रैंडम मूवमेंट। ठीक है, अगर उसको छोड़ दोगे तो वो रैंडमली मूव करता है, उसका एक पर्टिकुलर कोई पैटर्न नहीं होता है। ठीक है, तो वो रैंडम मूवमेंट जो होता है ना, कंटिन्यूअसली वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, तो उसको बोला जाता है जिगजैग मोशन, या फिर उसी को जो ऑब्जर्व किया था सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व किया था, तो उसी के नेम पे रखा गया ब्राउनियन मूवमेंट, या फिर ब्राउनियन मोशन भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इसको देखोगे कि कोलोइडल सॉल्यूशन को जब ऑब्जर्व किया जाता है माइक्रोस्कोप से, जब ऑब्जर्व किया जाता है इसके पार्टिकल्स को, तो इसके कोलोइडल पार्टिकल्स जो है ना, ये एक कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन में अपीयर होते हैं, कि कंटिन्यूअसली वो जिगजैग मोशन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसके मोशन को बोला गया ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, तो
द कॉन्टिन्यूस, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कॉन्टिन्यूस zigzag motion of the colloidal particles is known as Brownian movement. ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट है इससे रिलेटेड कि दिस मोशन, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन का मोशन है, इज इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर है, ठीक है। ऑफ द नेचर ऑफ द कॉलॉइड, ठीक है। नेचर ऑफ कॉलॉइड पे तो डिपेंड नहीं करेगा, बट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स एंड विस्कोसिटी, ठीक है। साइज ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करेगा और विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि साइज जितना बड़ा होगा उसका मोशन जो होगा उतना स्लो होगा, ठीक है। और जितना ज्यादा विस्कस होगा, विस्कस मतलब डेंसिटी होता है, डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, ठीक है, सॉल्यूशन का, तो उसका मोशन का स्पीड भी क्या हो जाएगा, वो उतना स्लो हो जाएगा। तो साइज जितना छोटा और विस्कोसिटी जितना कम, तो मोशन का रेट जो होगा वो ज्यादा फास्ट होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि स्मॉलर द साइज, ठीक है, स्मॉलर द साइज एंड लेसर द विस्कोसिटी, ठीक है, फास्टर इज द मोशन, मोशन जो होगा उतना ज्यादा फास्ट होगा। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये हो गया, प्रॉपर्टीज हो गए सारे, ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन के ये सारे प्रॉपर्टीज हो गए। अब इसमें चार्ज के बारे में बता ही चुके हैं कि कोलोइडल पार्टिकल्स जो है ये कुछ चार्ज भी शो करते हैं। जो लियोफोबिक सोल्स हैं वो चार्ज शो करते हैं, लियोफिलिक वाले चार्ज शो नहीं करेंगे, लेकिन लियोफोबिक वाले चार्ज शो करते हैं। तो ये ऑलरेडी तुम लोग को क्लासिफाई करके बता ही दिए हैं कि कौन कौन से पॉजिटिवली चार्ज सोल होते हैं और कौन कौन से नेगेटिवली चार्ज सोल होते हैं। ये लिखा है ना सेपरेटली, क्लासिफिकेशन में लिखा ही दिया है, पॉजिटिवली चार्ज सोल के एग्जांपल्स और नेगेटिवली चार्ज सोल के, ठीक है। तो वो एग्जांपल्स ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में भी वो क्लासिफिकेशन करके दिया हुआ है, ठीक है। तो देखना उसमें वो चार्ज के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। अब इसमें एक टर्म होता है जैसे इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल, ठीक है, तो ये बता देते हैं। तो ये टर्म आता है, ये ऑलरेडी हम लोग इसमें भी देखे थे, पेप्टाइजेशन में देखे थे, उसी चीज को यहाँ पे देखना है। तो इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल, ठीक है, ये क्या टर्म होता है। तो इसमें देखोगे कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, AgNO3 का सॉल्यूशन है, इसमें अगर कुछ सिल्वर आयोडाइड ऐड कर दिया गया, ठीक है, या फिर ऐसे है सिल्वर आयोडाइड है सॉल्यूशन, AgI है, इसमें हम लोग AgNO3 ऊपर से ऐड कर दिए, सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दिए। इसमें क्या होता है कि ये AgI वाला जो प्रेसिपिटेट है, ये AgI प्रेसिपिटेट होता है। तो इसमें बताए थे कि कोई इलेक्ट्रोलाइट अगर ऐड करोगे ऊपर से, तो जो इसके मोर क्लोजली रिलेटेड होता है वो उसके सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो Ag प्लस मोर क्लोजली रिलेटेड है,
तो ये उसके सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब हो गया, बाकी जो दूसरा आयन बच गया ना, ये NO3 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे दो लेयर बनता है। ठीक है, ये वाला जो लेयर है ये बताए थे तुम लोगों को, ये होता है फिक्स्ड लेयर। ठीक है, और ये दूसरा वाला जो लेयर होता है ये होता है डिफ्यूज्ड लेयर। दो लेयर का फॉर्मेशन होता है, एक फिक्स्ड लेयर होता है और दूसरा डिफ्यूज्ड लेयर। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायग्रामेटिकली। जैसे मान लो ये AgI है। ठीक है, तो इसके सरफेस पे पूरा Ag प्लस ऐसे आ गया। ठीक है, प्लस चार्ज है, सरफेस पे आके एब्जॉर्ब हो गया Ag प्लस। ठीक है, तो ये पहला वाला जो लेयर है ये फिक्स्ड लेयर है, और इसके बाद जो ये दूसरा लेयर बनेगा ये कुछ इस टाइप का है, ऐसे डॉटेड लाइन से शो कर रहा है, ये सेकंड लेयर है। तो इसको सराउंड करेगा, दोनों लेयर के बीच में ये बिल्कुल अलग नहीं होगा क्योंकि दोनों अपोजिटली चार्ज है। तो अपोजिटली चार्ज है तो यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में इंटरेक्शन तो होगा ही ना। ठीक है, NO3 माइनस, NO3 माइनस, NO3 माइनस। ठीक है, तो इस तरह से ये दूसरा लेयर है, और ये Ag प्लस वाला लेयर है जो अंदर वाला लेयर है। तो ये वाला लेयर है फिक्स्ड लेयर, इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और ये जो बाहर वाला लेयर बना है ये है डिफ्यूज्ड लेयर। और इन दोनों लेयर के बीच में एक चार्ज है, तो ऑब्वियसली वहां पे एक पोटेंशियल आता है। ठीक है, पोटेंशियल डेवलप होता है। तो इसी पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर जीटा पोटेंशियल। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, द कॉम्बिनेशन of two layers of opposite charges around the colloidal particle, ठीक है, is known as, इसी को बोला जाता है हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर। ठीक है, जो दो लेयर जो फॉर्म हो रहा है उसको हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर बोला जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये एक्चुअली साइंटिस्ट के नेम पे है जो इसको फाइंड आउट किया था, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर। यहाँ पे है क्या, जो पहला लेयर है फर्स्ट लेयर ऑफ आयन, ये जो होता है ये फर्मली अटैच्ड है उसके साथ, बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड होगा, स्ट्रांगली अटैच्ड एंड इज टर्म्ड एज फिक्स्ड लेयर, इसलिए इसको फिक्स्ड लेयर बोला जाता है। एंड सेकेंड लेयर इज मोबाइल। मोबाइल मतलब उतना ज्यादा ये फिक्स नहीं होगा, मूव कर सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि उसमें जो है अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा वीक अट्रैक्शन है। ठीक है, सेकंड लेयर के साथ थोड़ा सा वीक अट्रैक्शन है, तो इसलिए उसको मोबाइल बोलते हैं। मोबाइल मतलब वो थोड़ा बहुत मूवमेंट शो कर सकता है, लेकिन जो पहला वाला लेयर है फिक्स्ड लेयर वो कोई मूवमेंट नहीं शो कर पाएगा। तो इसलिए दूसरे वाले लेयर को बोला जाता है विच इज टर्म्ड एज डिफ्यूज्ड लेयर। और जो चार्ज होता है ना, द चार्ज ऑफ अपोजिट आयंस ऑफ फिक्स्ड एंड डिफ्यूज्ड लेयर, ठीक है, results in a difference in potential between two oppositely charged layer। तो अपोजिट चार्ज होने की वजह से इन दोनों के बीच में क्या होता है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जो एक पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाएगा, तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस को बोला जाता है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ठीक है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस पीडी डिनोट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को, तो दिस पीडी इज नोन एज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल
ठीक है, और जीटा पोटेंशियल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसी को बोला जाता है, जो दो लेयर यहाँ पे बन जाते हैं, इसी दो लेयर को इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर जीटा पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम लोग उसमें भी डिस्कस किए थे, जो पेप्टाइजेशन वाला प्रोसेस था, तो उसमें भी यही सेम मैकेनिज्म हो रहा था, तो वहाँ भी दो लेयर डेवलप हो रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ है कि कोलाइडल पार्टिकल्स को जो है, जो आयंस उसमें ऐड करोगे, तो उस दो टाइप के आयंस सराउंड करते हैं। एक जो उसके क्लोजली रिलेटेड होगा वो उसके सरफेस पे आ जाएगा, तो पहला वाला लेयर जो बनेगा वो फिक्स्ड लेयर होगा। उसके बाद बाकी जो दूसरा वाला आयन बच गया, तो वो क्या बना लेगा, वो डिफ्यूज्ड लेयर उसके अराउंड बनाएगा। तो दो अलग अलग लेयर है, अपोजिट चार्ज का है, तो इसकी वजह से वहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप होता है, और उसी पोटेंशियल को बोलते हैं हम लोग, जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को बोला जाता है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर जीटा पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। प्रॉपर्टीज भी देख लिया हम लोग, प्यूरिफिकेशन भी देख लिया। इसमें एक क्लास और लगेगा, नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो इसमें ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। उसमें बच गया बस एक कोगुलेशन फ्लोक्यूलेशन बताना है, कि कोगुलेशन प्रोसेस कैसे होता है और उसमें क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे कोगुलेशन कराया जा सकता है। ठीक है, तो कोगुलेशन वाला टॉपिक सिर्फ बचा हुआ है। ठीक है, और इमल्सन थोड़ा सा है, तो बस एक क्लास और लगेगा, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक तुम लोग एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग मार के क्वेश्चंस इसके बनाओ। ठीक है, क्वेश्चंस बनाओ, बुकलेट में डायरेक्ट प्रीवियस ईयर बनाओ और एक्सरसाइज भी बनाओ, तो उससे तुमको पता चल जाएगा कि कौन सा थ्योरी पार्ट हमको ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, किस पार्ट पे कंसंट्रेट ज़्यादा करना है। ठीक है, तो एक बार रीडिंग मारो एनसीईआरटी से, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है, सर इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाएगा? तो तुम लोग का इसमें और क्या क्या बच गया? फिजिकल में सॉल्यूशन हो गया है, काइनेटिक्स हो गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया क्या? तो सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बचा हुआ। हाँ, तो इसके बाद वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले वही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसको तुम लोग कंप्लीट करो, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक करो, फिर एंड करते हैं इसको, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं।